दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो साउथ की एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और साथ ही आपको इसमें एक मैसेज भी मिलेगा कि रंग, रूप, हाइट, सुंदरता ये सिर्फ हमारी सोच है जिससे हम लोगों को आंकते हैं। असल में किसी गुणवान व्यक्ति की सफलता में ये चीजें कभी उसके आड़े नहीं आती। खैर, इसी शानदार मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो किसी लड़की को बेरहमी से मारकर उसकी लाश के 36 टुकड़े कर देता है और उसे बांधकर तालाब में फेंक देता है, जिसके बाद उस तालाब की मछलियां उस लड़की की बॉडी के टुकड़ों को खाने लगती हैं। खैर, सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में नंदूवारन नाम के एक लड़के को कुएं के पास बैठा हुआ देखते हैं जो दिखने में काफी परेशान नजर आता है। यहाँ वो अपनी दुख भरी कहानी बताने लगता है कि मेरा नाम नंदूवारन है। बचपन से ही मेरे शरीर में एक कमी है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। स्कूल वाले, कॉलेज वाले और यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी सभी मेरी हाइट को देखकर मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करता रहा। तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैं टूटकर बिखर गया। मैं सोचने लगा कि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है और इतना कहकर नंदूवारन उसी कुएं में छलांग लगा देता है। अब कुएं में डूबते हुए अचानक उसे अपनी बहन की याद आती है जिसका नाम मथी है। अब अपनी बहन के बारे में सोचकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और फाइनली बड़ी ही मुश्किल से खुद को कुएं से बाहर निकाल ही लेता है। अगले ही दिन नंदूवारन अपनी बहन की एक दोस्त के घर जाकर उसे बहुत मारता पीटता है और पूछता है कि मेरी बहन मथी कहाँ है। हालांकि उस लड़की को मथी के बारे में पता था, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी वो नंदूवारन को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अब थक हार कर नंदूवारन उस लड़की के हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद फाइनली वो लड़की नंदूवारन को मथी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देती है कि मथी फिलहाल चेन्नई में है। ये सुनते ही नंदूवारन जल्दी से चेन्नई जाने के लिए निकलता है। तभी उसे ऑटो के पास एक आदमी अखबार पढ़ते हुए दिखाई देता है। यहाँ अखबार में खबर थी कि एक मछुआरे को तालाब में एक मछली मिली जिसके पेट में एक सोने की अंगूठी पाई गई। तभी नंदूवारन ऑटो वाले के पास आकर उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने का बोलता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही नंदूवारन किसी कांस्टेबल से प्रभामती के बारे में पूछने लगता है। कांस्टेबल बताता है कि मैडम किसी केस के सिलसिले में अभी बाहर गई हुई हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कांस्टेबल की बात सुनकर नंदूवारन वहीं इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल को ये सूचना मिलती है कि एक अपार्टमेंट में किसी लड़की की हत्या कर दी गई है। न्यूज मिलते ही इंस्पेक्टर सुदर्शन फौरन अपनी टीम को लेकर अपार्टमेंट पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके काफी सारी हत्या हो चुकी है और खूनी ने आज तक कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। खैर, खबर मिलते ही कुछ देर में कमिश्नर वहाँ पहुँचता है और उस लड़की की बॉडी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि शहर में लगातार लड़कियों की हत्या होती जा रही थी। हत्यारा बहुत ही बेरहमी से इन लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मार रहा था। यहाँ कमिश्नर सुदर्शन को गुस्से में डांटते हुए पूछता है कि शहर में अभी तक 6 लड़कियों की हत्या हो चुकी है और तुम्हें अभी तक क्रिमिनल के बारे में एक भी सबूत नहीं मिला है। सुदर्शन कहता है कि सर, हमने हर तरीके से तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद सुदर्शन उसी अपार्टमेंट के वॉचमैन के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगता है। अब क्योंकि कमिश्नर ने पहले ही सुदर्शन की क्लास लगा दी थी, इसलिए सुदर्शन पूछताछ के नाम पर वॉचमैन पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वहीं वॉचमैन को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो सुदर्शन को ठीक से कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नंदूवारन वहीं पुलिस स्टेशन पर बैठकर अपनी पिछली बातों को याद करने लगता है और यहाँ हमें नंदूवारन और उसकी बहन मथी की स्टोरी पता चलती है, जिसके बाद कहानी कुछ साल पहले शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि नंदूवारन और मथी दोनों जुड़वा बच्चे हैं और इनके पिता एक पोस्टमैन हैं जो अपनी इस नौकरी से बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद नंदूवारन के पिता देखते हैं कि मेरी बेटी मथी अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन नंदूवारन की हाइट नहीं बढ़ रही। स्कूल में भी नंदूवारन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस सब को देखकर एक दिन नंदूवारन के पिता उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि नंदूवारन और मथी दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हैं। मथी अपनी उम्र के साथ बढ़ रही है, लेकिन मेरे बेटे नंदूवारन की हाइट नहीं बढ़ रही। अब डॉक्टर नंदूवारन को चेक करता है और बताता है कि इसे ड्रॉफिज्म है, मतलब इसके हार्मोन्स में कुछ कमी है जिसकी वजह से नंदूवारन की हाइट नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर ने इनके पिता से कहा कि आप इन दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि नंदूवारन मथी को देखकर हमेशा दुखी होगा।
कि मेरी बहन बिल्कुल सही है और मैं इतना छोटा हूँ। मतलब इस बात को वो अपने दिल और दिमाग में बिठा सकता है, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर नंदूवारन के पिता इसके लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे दोनों ही बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं। इनमें से किसी एक को दूर करने का मतलब मेरी एक आंख का फूट जाना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस तरह वो अपने दोनों बच्चों के पास आकर मथी से पूछता है, तुम अपने भाई नंदूवारन का हमेशा ख्याल रखोगी ना? मथी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो तुरंत हाँ में जवाब देती है और तभी ये सुनकर नंदूवारन भी कहता है कि पापा, मैं भी अपनी बहन का ख्याल रखूंगा और मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। खैर, कुछ साल बीतने के बाद ये दोनों हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि आज भी नंदूवारन का सभी उसकी हाइट के लिए मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नंदूवारन अपनी क्लास में पढ़ाई में सबसे आगे होता है, लेकिन मथी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती। उसके हमेशा कम नंबर आते हैं। एक दिन नंदूवारन और मथी स्कूल से वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो वहीं सड़क पर कुछ लड़के नंदूवारन को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर मथी उन सभी लड़कों को एक अच्छा सबक सिखाती है। अपने भाई के हाथों से ही उन्हें पिटवाती है। इस तरह ये दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। वहीं नंदूवारन अपने पिता की नौकरी को देखकर पोस्टमैन बनना चाहता है। घरों में पोस्ट डालकर लोगों की खुशी और गम का हिस्सा बनना चाहता है, जैसे उसके पिता करते हैं, क्योंकि हर बेटा अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है। खैर, कहानी और आगे बढ़ती है और इन दोनों की स्कूल लाइफ खत्म होने के तुरंत बाद दोनों को अलग अलग कॉलेज में सीट मिलती है। लेकिन दोनों भाई बहन एक ही बस से अपने अपने कॉलेज जाने लगते हैं। अब यहाँ कॉलेज के पहले ही दिन नंदूवारन को देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन नंदूवारन इन सब पर इतना ध्यान नहीं देता। शायद बचपन से वो ये सब झेलता हुआ आ रहा है, इसलिए अब उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा है। तभी नंदूवारन की क्लास में हम एक प्रभावती नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे नंदूवारन को देखकर उस पर काफी तरस आने लगता है, क्योंकि क्लास में सभी उसका मजाक बना रहे थे। अब क्लास खत्म होने के बाद प्रभा नंदूवारन के पास जाकर उससे बात करती है और अपने बारे में बताने लगती है। यहाँ नंदूवारन प्रभा से बोलता है कि मेरी माँ और मेरी बहन के बाद इकलौती तुम ही हो जिसने मुझसे पहली बार इतनी अच्छी तरीके से बात की, वो भी बिना मेरा मजाक बनाए। तो इसी तरह पहले ही दिन इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ दिन बाद मथी के पिता उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर मथी की माँ अपने पति को डांटने लगती है कि लड़की को फोन देने की क्या जरूरत है। आपको पता है ना, आजकल का समय कितना खराब चल रहा है। लेकिन मथी के पिता उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को एक समान ही रखते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब थोड़ी देर बाद वो टीवी में एक न्यूज देखते हैं कि एमएलए की किसी ने हत्या कर दी है। अब इस अचानक हुई हत्या से शहर में कोई दंगा ना हो, इसलिए वहाँ सभी स्कूल और कॉलेजेस कुछ दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि नंदूवारन उस एमएलए को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि नंदूवारन के पिता एमएलए के घर अक्सर लेटर देने जाया करते थे। उधर पुलिस की टीम एमएलए के केस की छानबीन में लग जाती है और इधर नंदूरवार भी ठान लेता है कि मैं भी इस केस की तहकीकात करूंगा, अपने तरीके से सबूतों को इकट्ठा करके। अब मूवी की शुरुआत में हमने जिस कमिश्नर को देखा था, वो कमिश्नर एमएलए के घर पूछताछ करने के लिए जाता है। तभी नंदूवारन वहां आकर कमिश्नर को कुछ सबूत दिखाने लगता है और बोलता है कि छानबीन करने पर मुझे इस एरिया के लाइनमैन पर शक हुआ है, जिसकी वजह से मैं उस लाइनमैन को फॉलो करने लगा। और एक दिन मैंने चोरी छुपे उसके बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और मुझे पता चला कि उस लाइनमैन ने बैंक से लोन लिया था, जिसे उसने 5 साल से नहीं भरा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। दरअसल इस एमएलए की ही पार्टी के एक आदमी ने उस लाइनमैन को पैसे देकर एक सर्टेन टाइम पर कनेक्शन काटने को बोला था और उसी मौके का फायदा उठाकर एमएलए की पार्टी के उस आदमी ने एमएलए को मार दिया था, क्योंकि एमएलए के मरने के बाद अगला एमएलए वही बनता। इसी को देखते हुए नंदूवारन सारे सबूतों को कमिश्नर के सामने रखता है और इस केस में जो भी शामिल है उन सभी के नाम भी बता देता है, जिसके बाद अगले दिन न्यूज पर सिर्फ नंदूवारन का ही नाम गूंजने लगता है। न्यूज चैनल वाले एमएलए के मर्डर केस में नंदूवारन की जमकर तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की हेल्प की थी। नंदूवारन के बारे में ये खबर देखकर स्कूल और कॉलेजेस में सभी नंदूवारन को बहुत शाबाशी देने लगते हैं और पूरे गांव में नंदूवारन का नाम हो जाता है। और इसी इंसिडेंट के बाद से ही सभी उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। खैर, अब धीरे धीरे नंदूवारन प्रभा को मन ही मन पसंद करने लगता है और वहीं प्रभा भी उसको चाहने लगी थी, जिसके बाद इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं।
अब एक दिन नंदूवारन बस में प्रभा को अपनी बहन से मिलवाता है और धीरे धीरे मथी और प्रभा दोस्त बन जाते हैं। प्रभा की दोस्त प्रभा से बोलती है कि तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला जो तुम इस लड़के से प्यार कर बैठी। प्रभा बोलती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और साफ दिल का लड़का है, यही वजह है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्रभा मन ही मन सोचती है कि पता नहीं कब नंदूवारन उसे प्रपोज करेगा और वो हाँ कहेगी। खैर, अगले दिन जब वो दोनों कॉलेज में मिलते हैं तो नंदूवारन उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। वहीं प्रभा भी इसी इंतजार में थी, लेकिन नंदूवारन अपने दिल की बात को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और घबराता हुआ अपने घर जाने लगता है। अब घर आते ही वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है और उसके माता पिता भी जोर जोर से रो रहे हैं। पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई है। तभी नंदूवारन की माँ बताती है कि मुझे आज ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे सारे सुख दिए और वो हमें ही धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ भाग गई। नंदूवारन सोचता है कि आज तक मेरे माँ बाप को मेरी वजह से ताने सुनने पड़ते थे और आज उसकी बहन की वजह से उनकी इज्जत पूरे गांव के सामने मिट्टी में मिल गई। नंदूवारन भी बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो हिम्मत करके अपने माँ बाप से कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात नंदूवारन किसी काम से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप ने फांसी लगा ली है। वो इस दृश्य को देखकर एकदम से घबरा जाता है, जल्दी से उन्हें उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो उन्हें बचा नहीं पाता और उसके माँ बाप उसके सामने ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। इस सीन को देखकर नंदूवारन सदमे में आ जाता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक कुएं के पास जाकर उसमें छलांग लगा देता है। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कुएं में कूदने के बाद उसे अपनी बहन मथी का ख्याल आता है और वो बाहर आकर पुलिस स्टेशन जाता है। अब यहाँ उसकी मुलाकात प्रभा से होती है, लेकिन प्रभा नंदूवारन से बात नहीं करती क्योंकि एक दिन प्रभा कॉलेज में उसका वेट करती रह गई और नंदूवारन कभी लौटा ही नहीं। खैर, अब नंदूवारन प्रभा को पूरी सच्चाई बताता है कि वो उस दिन कॉलेज में क्यों नहीं आ पाया। साथ ही वो अपनी बहन मथी के बारे में भी उसे बताता है कि वो अभी चेन्नई में है और उसके पति का नाम चंदन है जो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो? पूरी बात सुनने के बाद प्रभा भी किसी तरीके से उसका एड्रेस पता करके नंदूवारन को बता देती है। नंदूवारन उसके बताए हुए पते पर जाता है और मथी के घर पर तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगता है क्योंकि नंदूवारन इस समय बहुत गुस्से में था। अब मथी जब दरवाजा खोलती है तो नंदूवारन को वहाँ देखकर एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद अपने भाई को देखा था। वो सोचती है कि उसका भाई उससे मिलने इतने समय बाद आया है, लेकिन तभी नंदूवारन उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, तुम्हारी इस करतूत की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर मथी भी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नंदूवारन की नजर वहाँ रोते हुए बच्चे पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि अब मथी माँ भी बन चुकी है। जिसके बाद नंदूवारन अपने भांजे को अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद वो मथी से पूछता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मथी इसके लिए हाँ कर देती है और नंदूवारन को एक रूम दिखाती है। कुछ देर बाद मथी का पति घर आता है, लेकिन नंदूवारन अपने जीजा चंदन से बात ही नहीं करता। चंदन उसे समझाता है कि यह सब अचानक से हो गया और ये बात मुझे भी उस दिन पता चली कि मथी प्रेग्नेंट है। मथी ने मुझे बोला था कि हमें यहाँ से भागना होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें चेन्नई आना पड़ा। नंदूवारन बोलता है कि अगर आप दोनों मुझे अपनी बात बता देते तो मैं अपने माँ बाप को समझा देता, कम से कम उनकी जान तो नहीं जाती। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और दोनों को अभी तक माफ नहीं करता। वहीं हम देखते हैं कि मथी के पड़ोस में एक लड़की गायब हो गई है जिसकी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस को उनकी बेटी की कोई भी खबर नहीं मिली है। अगले दिन नंदूवारन मथी को एक अच्छी खबर देता है और बताता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है और 10 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग है। मथी उसे वहीं रहने के लिए बोलती है, लेकिन नंदूवारन मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे अपने गांव ही जाना है। और जब वो गांव के लिए निकलता है तो आखिरी बार प्रभा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और जहां उसे सुदर्शन मिल जाता है। सुदर्शन नंदूवारन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। ये देखकर वहाँ प्रभा आ जाती है और इनको लड़ने से रोकती है, जिसके बाद प्रभा नंदूवारन को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने लगती है। वहीं दूसरे दिन मथी के घर में कोई पूजा होती है
और वो पूजा का सामान अपने पड़ोसी के घर देने जाती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे अच्छे से बात नहीं करते। अब मथी जब ये बात अपनी सासू माँ को बताती है तो वो बोलती है कि उनकी बेटी काफी समय से लापता है और थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई गई है, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है और कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी भी है। और मैंने तो सुना है कि वो लड़की कॉलेज के किसी लड़के के साथ भाग गई है। उसी समय नंदूवारन भी वहाँ ये सब बातें सुन लेता है और ये देखकर उस लड़की के घर जाने लगता है, क्योंकि नंदूवारन को डर लग रहा था कि जिस तरह मथी अपने घर से भाग गई थी तो उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, इसी तरीके से कहीं उस लड़की के माता पिता भी आत्महत्या ना कर लें। अब नंदूवारन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि उस लड़की के माता पिता वहाँ पर तड़प रहे हैं, लेकिन नंदूवारन इस बार दिमाग लगाकर उन दोनों को बचा लेता है। अब इन दोनों को इस हालत में देखकर नंदूवारन को अपने माता पिता की याद आ जाती है और वो बहुत रोने लगता है। साथ ही वो इन दोनों से वादा करता है कि वो उनकी लड़की को उनके पास लाकर ही अपने गांव जाएगा। इसके बाद नंदूवारन प्रभा से मिलकर उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है और उसी रात वो दोनों उस लड़की के दोस्त के घर जाते हैं, क्योंकि आखिरी बार वो लड़की इसी घर में आई थी। और फिर नंदूवारन अपने मन में सोचने लगता है कि वो यहाँ तक कैसे आई होगी, किसने उसकी मदद की होगी, कौन उसे रास्ते में मिला होगा। इसी बीच नंदूवारन को वहाँ एक बंदा दिखाई देता है जो कि हर रात इस कोने से होकर गुजरता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने यहाँ पर कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जो रात में घबराती हुई आ रही हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें नोटिस की हो जो तुमने पहले कभी ना की हो। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने उस रात एक लड़के को देखा जो किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था। नंदूवारन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उस कार का नंबर बता सकते हो अगर तुम्हें याद हो तो, लेकिन वो मना कर देता है कि मैंने कार के नंबर को इतने अच्छे से नहीं देखा। तभी प्रभा नंदूवारन को बताने लगती है कि कुछ समय पहले एक अपार्टमेंट में एक लड़की की हत्या हुई थी, और जब प्रभा ने पूछताछ की तो कुछ लोगों ने वहाँ भी घर के बाहर किसी ब्लू कलर की गाड़ी को देखा था। यहाँ नंदूवारन समझ जाता है कि जरूर सीरियल किलर का उस लड़की से कोई लिंक है। नंदूवारन प्रभा से उस केस के बारे में सारी जानकारी ले लेता है और सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ता है। दूसरे दिन नंदूवारन पुलिस स्टेशन जाकर सुदर्शन को उस केस के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन नंदूवारन की एक नहीं सुनता, बल्कि नंदूवारन को ही उल्टा सुना देता है और जलील करने लगता है। नंदूवारन कहता है कि मुझे उस वॉचमैन से एक बार और बात करनी है, लेकिन सुदर्शन बोलता है कि मैं पहले ही वॉचमैन से बात कर चुका हूँ, वो इस बारे में और कुछ नहीं जानता। लेकिन प्रभा के कहने पर वो तीनों फिर से उस वॉचमैन के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ नंदूवारन बहुत ही अच्छे से इस वॉचमैन से बात करता है और उनसे पूछता है कि उस दिन आपने क्या देखा, क्या वहाँ कुछ अजीब था। तो वॉचमैन उसे बताता है कि उस रात जब मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था तो मैंने यहाँ एक ब्लू कलर की गाड़ी को देखा और वो गाड़ी उसी लड़की के घर की तरफ गई थी। ऐसा कहकर वो नंदूवारन को गाड़ी का नंबर बताने लगता है। साथ ही वो बोलता है कि मैंने उस गाड़ी को एक तालाब के पास भी देखा था। और ये सुनने के बाद नंदूवारन को उस ऑटो वाले की बात याद आती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और बोल रहा था कि मछली के पेट में किसी को रिंग मिली थी। अब नंदूवारन प्रभा से बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किलर लड़कियों को मारने के बाद इस तालाब में फेंक रहा हो। अब उसी रात वो सभी उस तालाब के आसपास छानबीन करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है और न्यूज चैनल वालों को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगती है। वहीं छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कुछ कंकाल और कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिन्हें उस लड़की के माँ बाप देखकर पहचान लेते हैं कि ये कपड़े तो उनकी बेटी के ही हैं। और इस दृश्य को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ नंदूवारन इन दोनों को दिलासा देने लगता है। अब जैसे ही ये खबर कमिश्नर के कानों तक पहुँचती है तो कमिश्नर भी वहाँ पर आ जाता है और पूछताछ करने के बाद उसे नंदूवारन के बारे में पता चलता है। कमिश्नर नंदूवारन को वहाँ बुलाता है, जहाँ कमिश्नर उसे देखकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नंदूवारन अपनी पूरी कहानी कमिश्नर को बताने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया और इस केस के बारे में उसको कैसे पता चला। सारी बातें सुनने के बाद कमिश्नर उस केस को नंदूवारन के हाथ में सौंप देता है और उसे फ्रीडम दे देता है। अब इस सब से सुदर्शन बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो कमिश्नर को ही डांटने लगता है और बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर यही ये बात खुल जाती है कि सुदर्शन कमिश्नर का ही बेटा है। यहाँ कमिश्नर अपने बेटे को समझाने लगता है और वहीं नंदूवारन इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन मथी के घर का सोफा टूट जाता है, जिस पर नंदूवारन मथी को एक विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कि यहाँ से तुम एक नया सोफा खरीद लाओ।
कुछ दिनों बाद नंदूवारन सारे सबूतों को इकट्ठा करके सारे पुलिस वालों और कमिश्नर को बुलाकर एक मीटिंग करता है और कहता है कि अब तक जितनी भी लड़कियों का कत्ल हुआ उन सभी में एक ही बात कॉमन है कि वो सभी फिलहाल में ही नए घर में शिफ्ट हुई थी। साथ ही ये भी पता चला है कि उनमें से सारी लड़कियों के घर में शुभम फर्नीचर के यहाँ से कुछ न कुछ प्रोडक्ट उनके घर आया था। जिसके बाद मैं उस दुकान के मालिक, जिसका नाम हनुमान था, उसका पीछा करने लगा तो वहाँ पर मुझे कुछ चौंका देने वाली बातों के बारे में पता चला कि जो कोई भी यहाँ से फर्नीचर बुक करता है तो वो उस फर्नीचर में एक हिडन फोन छुपा कर रख देता है और जब वो प्रोडक्ट उनके घर पर डिलीवर होता है तो वो उस फोन पर कॉल करता है और बोलता है कि गलती से मेरा फोन इस सोफे में आ गया है, क्या मैं उस फोन को लेने आ सकता हूँ। इसके बाद वो फोन लेने के बहाने उन लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनको मार देता है। अब चूंकि हनुमान दूसरा फोन यूज करता है जिसकी वजह से हमें किलर के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। वहीं पुलिस वाले नंदूवारन की पूरी बात को नहीं सुनते और सीधा शुभम फर्नीचर की दुकान पर पहुंच जाते हैं और हनुमान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर उनको हनुमान नहीं मिलता क्योंकि हनुमान नंदूवारन की बहन मथी के घर होता है, क्योंकि मथी ने एक सोफा बुक करा था और हनुमान मथी को भी ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन उसी समय वहां पर मथी का भाई पहुंच जाता है क्योंकि वो हनुमान का पीछा कर रहा था। यहाँ उन दोनों के बीच भयंकर तरीके से लड़ाई होने लगती है। इसके बाद पुलिस टीम वहाँ जाकर हनुमान को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के टॉर्चर करने पर हनुमान बोलता है कि सारी लड़कियों को मैंने ही मारा है, पर जिस लड़की की लाश आपको नदी में मिली उसको मैंने नहीं मारा। तभी थोड़ी देर बाद नंदूवारन भी वहाँ पर आ जाता है और हनुमान से पूछता है कि अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो किसने मारा। हनुमान मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है कि जिसने उस लड़की को मारा है वो मेरा साथी है। अभी तक जितनी भी लड़कियों को हमने मारा है उस सब की प्लानिंग भी मेरे साथी ने ही की थी। वो जैसा जैसा बोलता गया मैं वैसा वैसा करता गया। इसके बाद नंदूवारन हनुमान को डराने लगता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो सुदर्शन ने प्लानिंग की है कि वो तुम्हें मार देगा। हनुमान डर जाता है और सबूत के तौर पर एक सोने की अंगूठी देता है। उसके बाद अगले दिन न्यूज चैनल पर खबर आती है कि जिसको पुलिस ने पकड़ा था उसने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली है। इसके बाद नंदूवारन को पता चलता है कि जो सोने की रिंग हनुमान ने नंदूवारन को दी थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी बहन मथी के ही हस्बैंड की है, क्योंकि उसने उस अंगूठी को एक बार शादी की फोटोज में देखा था। यानी हनुमान का साथी कोई और नहीं बल्कि चंदन ही था और अभी तक जो भी प्लानिंग की थी वो चंदन ने ही की थी। वही लड़कियों का अपहरण करता था और उसके बाद हनुमान उनका बलात्कार करता था और आखिरी जो लड़की थी उसको भी चंदन ने ही मारा था और उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए थे। चंदन ने अपनी शादी की बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि हनुमान को भी नहीं, और इसीलिए हनुमान मथी को पहचान नहीं पाया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदूवारन चंदन से मिलने जाता है। यहाँ चंदन बताता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और ये बात तुमने अगर किसी को बताई तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, और इसी तरह वो नंदूवारन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। ये सुनकर नंदूवारन वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन वही मथी चुपके से ये सारी बातें सुन लेती है। अब अगले दिन सुबह जब ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी चंदन अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है क्योंकि मथी ने चंदन के जूस में जहर मिला दिया था। इसके बाद मथी रोते हुए बोलती है कि इस इंसान के लिए मैंने अपने माँ बाप को इतना रुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। सुदर्शन को जब पूरी बात पता चलती है तो वो मथी को गिरफ्तार नहीं करता बल्कि उन दोनों को समझाने लगता है, और थोड़ी देर सोचने के बाद सुदर्शन बोलता है कि दोनों घबराओ मत, मैं इस केस को आराम से संभाल लूंगा। और वहीं कुछ दिन बाद नंदूवारन और मथी भी अपने गांव वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर नंदूवारन फिर से अपनी पोस्टमैन की जॉब करने लगता है और मथी भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाती है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।